मेरे प्रिय नौजवान साथियों, नमस्कार। स्टडी 91 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारी बातें जो आपके बीच में चल रही हैं वह जियोग्राफी से संबंधित चल रही है। और जियोग्राफी पर जो हम लोग बात कर रहे हैं वो इंडियन जियोग्राफी पर बात कर रहे हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने भारत की मृदा से संबंधित बातें की। आज उसी की अगली कड़ी, मतलब मृदा से जुड़ी हुई ही चीजें हैं। कहने का मतलब भारत की प्रमुख फसलों पर बात करने वाले हैं। तो जो भारत की प्रमुख फसल हैं वह कौन कौन सी हैं, क्या क्या हैं, कितने भागों में इनको बांटा गया है, ये सारी चीजों पर बातें करना जी हाँ लाजमी बनता है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके दोस्तों देखने को मिलते हैं। तो जो भारत की प्रमुख फसलें हैं उन पर अगर हम बात करें तो जो हमारी फसल है, आपको पता होना चाहिए, कृषि जो है वह राज्य सूची का विषय है। कृषि क्या है? राज्य सूची का विषय है। और राज्य सूची में जो बातें बताई गई हैं आपके कि यह राज्य सूची का विषय है, वह भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में इसका उल्लेख दिया गया है। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए, कृषि जो होती है वह प्राथमिक क्षेत्र में आती है। कृषि क्या होती है दोस्तों? प्राथमिक क्षेत्र में रखी गई है। और आपको बता दे, जो भारत में सर्वाधिक, जी हाँ दोस्तों, लोग कार्य कर रहे हैं वह कृषि में ही कार्य कर रहे हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है। कैसे बेरोजगारी होती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी है। कृषि में 10, 20, 50, 100 लोग को भी लगा दीजिए तो दोस्तों कम है। जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब यह बेरोजगारी दिखाई देती नहीं है। इसका मतलब क्या होता है कि जो काम 4 लोग कर सकते थे दोस्तों, वही लोग 8 लोग मिलकर के वही काम कर रहे हैं। यह जो दिखाई नहीं दे रहा है 4 लोग के बीच का गैपिंग, इसी को बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है। और अभी हाल ही के हुए, जी हाँ, यूपी पीसीएस के पेपर में यही लाइन जुड़ी हुई आई थी, सर्वाधिक श्रमिक वालों को लेकर के नहीं। जी हाँ, तो दोस्तों आपकी प्रमुख फसलों में जो फसल होती है वह 3 भागों में उनको बांटा गया है। और आप में खरीफ फसल, रबी की फसल और जायद की फसल में इनको अलग अलग पार्ट में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। तो इन्हीं पर हम लोगों की एक एक होगी चर्चा और बहुत शानदार बातें होंगी। दोस्तों, जो प्रमुख फसलें हैं जैसे कि आपका गेहूं हो गया, धान हो गया, मक्का हो गया, ठीक है ना दोस्तों, तो इस तरह कपास की खेती हो गई, चाय की खेती हो गई। तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे कि दोस्तों इसके लिए तापमान की कितनी आवश्यकता होती है, वर्षा की कितनी आवश्यकता होती है, या इनका कोई विशेष क्षेत्र कितना है। इन सब पर हम लोगों की एक एक चर्चा बनती दिखाई दे रही है। एक एक चर्चा क्या है? बनती दिखाई दे रही है। तो आइए दोस्तों, फिर देर नहीं करना है, समझना है। कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है। किस क्षेत्र में रखा गया है? प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी कृषि है, जो क्या है दोस्तों, 1 मिनट बेटा, थोड़ा सा नहीं, जो हमारी कृषि है वह प्राथमिक क्षेत्र में आती है। और अगर देखा जाए जीडीपी के आधार पर, अर्थव्यवस्था के आधार पर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के आधार पर, तो दोस्तों कृषि का जो योगदान है वह 14% से लेकर के लगभग 15% के आसपास है। ठीक है ना दोस्तों, 14% से 15% के आसपास इसका योगदान है जीडीपी में। तो ये जानना चाहिए। लेकिन अगर वहीं पर देखा जाए तो इस पे जो कार्यरत जनसंख्या है वह लगभग 59% है। मतलब 59% लोग आज भी कृषि से किसी ना किसी रूप से क्या है दोस्तों, जुड़े हुए हैं। और जब देश में अभी हाल ही में देखे होंगे कोरोना लगा था दोस्तों, तो हमारी जो अर्थव्यवस्था को एक आधार दिया था, लोगों को बचाया था, उसमें कृषि का रोल बहुत ज़्यादा था। और यहाँ पर लोगों ने कृषि को फिर से बहुत ज़्यादा अपनाया है। ये बातें आपको पता होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि कई चीज़ें समस्या में आ चुकी है। कई लोगों की
कोरोना रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। आगे क्या कह रहा है, कृषि की फसलों को निम्न 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, तो 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। एक है खरीफ की फसल, जी हाँ दोस्तों, रबी की फसल और जायद की फसल, ठीक है। और क्या है आपकी जायद की फसल है। तो आइए देखते हैं इनके बारे में क्या कह रहा है महत्वपूर्ण। नंबर 1 है खरीफ की फसल। नंबर 1 क्या है दोस्तों, खरीफ की फसल है। यह फसल जो है आपको पता होना चाहिए जून जुलाई में बोई जाती है। जून जुलाई, जैसे ही भारत में, ध्यान से समझते जाइएगा, जैसे ही भारत में मान लीजिए यहाँ पर, यह मैं छोटा से अपना इंडिया बनाता हूँ दोस्तों, जैसे यह अपना भारत है, तो जैसे ही भारत में क्या होता है, मानसून का आगमन होता है, ठीक है। मानसून का आगमन होता है, तो मानसून का आगमन भारत में 1 से 7 जून के बीच में, अर्थात दस्तक दे देता है मानसून। वो भी कौन सा मानसून, दक्षिणी मानसून, ठीक है। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जून और जुलाई के प्रथम सप्ताह तक, ठीक है, जुलाई के प्रथम सप्ताह तक क्या होता है, यह मानसून पूरे भारत में अपना दस्तक दे देता है। सिर्फ कच्छ का क्षेत्र छोड़ करके और राजस्थान का जो एक पश्चिमी जो थार वाला मरुस्थल वाला क्षेत्र है उसको छोड़ करके यहाँ पर जो मानसून पहुँचता है वो लगभग 15 जुलाई के आसपास पहुँचता है। यहाँ पर जो मानसून पहुँचता है वो कब पहुँचता है, 15 जुलाई के आसपास पहुँचता है। तो दोस्तों जब यह मानसून भारत में आता है तो उसी मानसून के आगमन के साथ साथ ही यह जो आपकी खरीफ की फसल है इसका कार्यक्रम शुरू होता है। मतलब खेत की जुताई होती है दोस्तों और फिर बुआई प्रारंभ हो जाती है। फिर क्या होती है, बुआई प्रारंभ हो जाती है और इसमें आपकी जो प्रमुख फसलें आती हैं खरीफ की फसलें, उसमें जैसे आपका धान हो गया, ठीक है, मक्का हो गया, तिलहन हो गई, जैसे तिलहन आप देखे होंगे दोस्तों, उड़द हो गई, उड़द को बोया जाता है। और याद रखिएगा दोस्तों, उड़द की जो फसल की जाती है, नो डाउट यहाँ से तो चलिए उड़द महत्वपूर्ण है, लेकिन उड़द जो है मृदा के उपजाऊपन को बढ़ाने के लिए भी बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जो उड़द की पत्तियां होती, उड़द के पौधे की पत्तियां होती हैं, जब वह क्या होता है दोस्तों, खेतों में ही गिर जाती हैं सूख करके, और गिरने के बाद पौधे के नीचे ही क्या होती हैं, वो जब क्या होता है ह्यूमस में बदल जाती है दोस्तों, कहने का मतलब सड़ करके खाद का रूप लेती है। तो यह बातें आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि वह कितनी महत्वपूर्ण होती है। बातें पता होनी चाहिए कि वह कितनी महत्वपूर्ण होती है, कहने का मतलब एक खाद्य के रूप में प्रयोग की जाती है। तो कभी कभी प्रश्न यहाँ से भी बन जाता है कभी कभी कि कृषि की मतलब मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ाने के लिए किस फसल को बोया जाता है दोस्तों, और उसमें आपका 4-5 फसल दे दिया जाता है जिसमें से एक उड़द भी होती है। तो यहाँ से भी बात समझ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, यह फसल क्या होती है, नवंबर और दिसंबर में काटी जाती है। कब काटी जाती है, नवंबर और दिसंबर में काटी जाती है। जैसे अभी आप देखेंगे ठंडी का मौसम है दोस्तों, आने ही वाला है नवंबर दिसंबर, और इसी ठंडी के मौसम में क्या होता है दोस्तों, इसकी कटाई होती है। अच्छा एक बात बता दे, जब क्या होता है खरीफ की फसल की कटाई होती है तो दोस्तों किसान लोग इसको बड़ा मतलब उत्साह में लेते हैं। जब ये कटाई हो जाती है तो हमारे किसान भाई लोग हमारे अलग अलग राज्य में, आपको बता दें, अलग अलग नाम से इसी पर त्योहार मनाए जाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। मेले का आयोजन होता है, गाना बाजा होता है, बहन बेटियां भाई लोग नाचते हैं। आप समझ लीजिए मतलब बहुत ज़्यादा किसान के लिए यह लाभप्रद बताया जाता है अगर अच्छी किसानी होती है तो मतलब इस फसल में जो प्रमुख फसल होती है वो धान होती है, गन्ना होता है, मक्का होता है, बाजरा होता है,
कपास होता है, मूंगफली होती है और सोयाबीन होता है। फिर उसके बाद दोस्तों तिलहन है, ज्वार है, तंबाकू है। देखिए आपके लिए अभी तक तो आप जानते रहे होंगे, धान को जानते रहे होंगे, तिलहन को जानते रहे होंगे, ठीक है ना दोस्तों, आपके बाजरा को जानते रहे होंगे, उड़द तक को जानते रहे होंगे। इतना तो आप जान रहे थे खरीफ की फसल में। लेकिन अब कुछ चीजें यहाँ पर आपको नई मिल रही हैं। नई क्या मिल रही है? जैसे आप देखोगे तंबाकू दिखाई दे रहा होगा, तंबाकू आपकी खरीफ की फसल में आती है। फिर आपका यहाँ पर सोयाबीन दिख रहा होगा, क्या सोयाबीन दिख रहा होगा कि ये भी खरीफ की फसल में आती है। मूंगफली आपका दिख रहा होगा कि मूंगफली की भी फसल मतलब की जाती है, तो दोस्तों मूंगफली भी है। मक्का आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और एक और बता दे दोस्तों, भिंडी कभी कभी पूछा गया एग्जाम में कि भिंडी कौन सी फसल में आती है, तो भिंडी भी आपकी खरीफ की ही फसल में मेन मानी जाती है। यह याद रखिएगा दोस्तों। तो यहाँ से भी बातें आपको समझना चाहिए। जैसे गाजर हो गया, तो गाजर कब की जाती है दोस्तों? तो गाजर आपकी रबी की फसल में आती है। गाजर किस में आती है? रबी की फसल में आती है। गाजर कभी भी आपको याद रखने वाली बातें हैं दोस्तों कि गाजर कभी भी आपकी खरीफ की फसल में नहीं आती है। यहाँ से आपको समझना पड़ेगा। तो इस तरह दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यह फसल मानसून पर निर्भर करती है। अच्छा, जैसे क्या होता है दोस्तों, ये फसल के लिए जो पानी का समय समय पर ज़रूरत होती है, आपको पता होना चाहिए। अब अगर समय समय पर पानी बरसता गया तो यह फसल बहुत ही अच्छी होती है। चाहे बाजरा हो, चाहे आपकी उड़द हो, चाहे आपका तिलहन हो, चाहे आपका ज्वार हो। ज्वार, ज्वार का नाम सुने हो दोस्तों? ज्वार को गांव में जुंधरी बोलते हैं, याद रखिएगा। ज्वार जो होता है जुंधरी का रूप होता है। और जुंधरी की खेती जब की जाती है ना, तो आपको एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन की प्रधानता बढ़ जाती है खेत में। वाह, क्या बात है दोस्तों, कितना शानदार जानकारी मिल गई होगी ना। कहने का मतलब वह कौन सी फसल है जिसके करने से नहीं, या जिसकी बुआई से खेत में नाइट्रोजन की प्रधानता बढ़ जाती है, वह आपकी कोई और नहीं, वह ज्वार है। ज्वार और जौ में अंतर है, याद रखिएगा। ज्वार और जौ में अंतर है। ज्वार जो होता है, इसका पहली बात तो जो पौधा होता है मतलब वो बड़ा होता है, पहला पॉइंट। बाजरे से भी बड़ा होता है ज्वार का, याद रखिएगा। और दूसरी बात, बाजरा से बड़े इसके दाने भी होते हैं, ज्वार के नहीं, जो याद रखने वाली बात है। साथ ही साथ दोस्तों यह ज्वार जो होता है यह भी मोटे अनाज में आता है। ज्वार भी जो है आपका मोटे अनाज में आता है, और यह भी एक क्या है, खरीफ की फसल में आता है। दूसरी बात क्या है दोस्तों, जो ज्वार का महत्वपूर्ण रोल आपका बनता है, यह याद रखिएगा दोस्तों। तो गांव में जो किसान भाई लोग होते हैं, ज्वार की बुआई करके अपने जानवरों के इसके पौधे का यूज करवाते हैं, मतलब खिलाते हैं, जैसे बाजरा के पौधे का अवशेष, और उसी तरह आपके ज्वार का भी। और इससे क्या होता है, खेत की उर्वरता शक्ति भी बढ़ाने का प्रयास करते हैं वो लोग। तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं। और जौ क्या होता है? जौ का पौधा ज्वार से छोटा होता है। जौ जो होता है वह रबी की फसल में आता है। जौ जो होता है वह रबी की फसल में आता है। और जौ आप देखे होंगे कि शादी विवाह जब होते हैं तो कलशा में, हवन जब होती है तो हवन सामग्री में, तो इस तरह आप समझ गए होंगे जौ क्या है। ठीक है, तो यहाँ से भी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, यहाँ से भी बातें क्लियर हो गई होंगी। आगे चलते हैं दोस्तों। दूसरी फसल है हमारी रबी की फसल। ठीक है, कौन सी फसल? रबी की फसल है। और क्या कहता है, यह फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। यह फसल कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। और साथ ही आपको बता दें, मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। कब काट ली जाती है? मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं कि मार्च और अप्रैल में इसकी क्या हो जाती है दोस्तों, कटाई हो जाती है। ठीक है, अब देखिए, जैसे ही आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जो हमारी फसल है, कौन सी फसल? खरीफ की फसल है। जो खरीफ की फसल कटाई होती है उसी के बाद रबी की बुआई होती है, याद रखना।
खरीफ की कटाई, रबी की बुआई, यह बातें आपको समझ में आनी चाहिए। तो रबी की फसल ठंड के दिनों में बोई जाती है। तो कहने का मतलब यहाँ पर तापमान कम होता है। तापमान क्या होता है? कम होता है। लेकिन जब यह कटाई के समय में आती है तो इसमें तापमान में ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकता होती है। चाहे चना की फसल ले लो, चाहे मसूर की फसल ले लो, चाहे अलसी की ले लो, चाहे आपकी गेहूं की ले लो, चाहे सरसों की ले लो। तो इस तरह की फसलों के अंत समय में क्या होता है? तापमान में तेजी वृद्धि चाहने की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसकी मुख्य फसलें जो हैं आपकी गेहूं है, चना है, सरसों है, मटर है, सरसों है, अलसी है इत्यादि इसकी प्रमुख, राई भी है। अच्छा, सरसों और राई में थोड़ा सा अंतर होता है, याद रखना। और सरसों में भी कई प्रकार की सरसों हैं, याद रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर राई जो होती है ना, यह याद रखिएगा छोटी होती है, सरसों थोड़ा सा बड़ी होती है। लेकिन एक सरसों में पीला सरसों आती है, पियरा जिसे बोलते हैं, पीला सरसों। तो दोस्तों पीला सरसों का दाना हाँ काली सरसों के दाने से थोड़ा सा बड़ा होता है। तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो याद रखने वाली बातें हैं। चलिए भाई आगे देखिए आप कहानी जायद की फसल। ये तो कोई फसल नहीं है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, एक तरह से मान ही लिया जाता है कि हाँ जायद की भी फसल है। चलिए समझ लेते भाई क्या है। यह फसल क्या होता है? मार्च और अप्रैल में बोई जाती है। कब बोई जाती है? मार्च और अप्रैल में बोई जाती है और मई जून में ही काट ली जाती है। मतलब थोड़े समय के लिए होता है। क्या? थोड़े समय के लिए। अगर आप देखेंगे ना तो जैसे खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल लगभग 6 महीने तक रहती है। तो वहीं पर रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। तो अक्टूबर नवंबर मान लीजिए, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कहने का मतलब ये भी लगभग 6 माह तक के आसपास रहती है। ये भी लगभग क्या है? 6 माह के आसपास तक बोई रहती है। तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं। जैसे ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, खरबूजा हो गया, तरबूज हो गया और सभी हरी सब्जियां इत्यादि, सभी हरी सब्जियां इत्यादि इसमें आती हैं। लेकिन दोस्तों आज हम आपको बता दें कि एक आपने सुना होगा मूंग। मूंग का नाम सुना है? मूंग हो गया, उड़द हो गया। ठीक है, उड़द हो गया और आपका उड़द, यहाँ पर उड़द की भी खेती की जाती है। आप पिपरमिंट का नाम सुने होंगे। पिपरमिंट याद रखिएगा, बहुत ठंड होता है, शीतल होता है, गर्मी के समय में इसका बहुत प्रयोग होता है। तो कहने का मतलब ये सब चीज़ें आजकल गर्मी के दिनों में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है दोस्तों, अर्थात व्यवसाय के रूप में। किसके रूप में? व्यवसाय के रूप में। मैं देखता हूँ जो हमारे किसान भाई लोग होते हैं, जो बहुत मेहनती होते हैं, वो लोग क्या करते हैं और एक तरह से आर्थिक रूप से अपने को मजबूत बनाने के लिए वह गर्मी के दिनों में क्या होता है, खेतों में मूंग बो देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 10 बिस्वा, 1 बीघा, 2 बीघा, जैसा जैसा जो किसान है। ठीक है, 10 बीघा, 5 बीघा ऐसे भी बोते हैं, ऐसा कोई नहीं है। तो कहने का मतलब उससे क्या होता है, वो मूंग की तोड़ाई करवाते हैं बीच बीच में, क्योंकि इस समय मूंग एक बैग नहीं फटती है, मतलब पकती, फिर पकेगी, फिर फरेगी, फिर पकेगी, ऐसे फरती है, पकती है। तो इसमें तोड़ाई भी होती है। तो मैं ये चीज़ों को बहुत बारीक से देखा हूँ। तो कहने का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ से समझने वाली बात क्या है आपके लिए कि नहीं, ये एक व्यवसाय है। मतलब यहाँ पर मूंग जो है तोड़ करके उसका बीज निकाल करके मार्केट में बेचते भी हैं, मार्केट में बेचते भी हैं और अच्छा खासा धन प्राप्त होता है। ऐसा नहीं कि नहीं प्राप्त होता है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अब देखते हैं यहाँ से फसलों के बारे में। जैसे धान है, ठीक है, धान के बारे में चावल, यह एक खरीफ की फसल है, एकदम सही बात है। इसके लिए जो वर्षा की ज़रूरत होती है ना, वह 125 सेंटीमीटर वर्षा लगभग आवश्यकता होती है। 150 मीटर लगभग यहाँ वर्षा की ज़रूरत होती है। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए दोस्तों,
22 सेंटीमीटर से लेकर के 32 सेंटीमीटर तापमान की यहाँ इसको ज़रूरत होती है। सॉरी, 22 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 32 डिग्री सेल्सियस तापमान की इसको ज़रूरत होती है। जैसे भारत के क्या है ना दोस्तों, 1/3 भाग में इसकी क्या होती है, फसल बोई जाती है। और फसल क्या बोई क्या जाती है, आपको पता है धान की रोपाई होती है। धान की क्या होती है, रोपाई होती है। धान की रोपाई क्या होती है, जैसे दोस्तों यह खेत है, आपको पता होना चाहिए। तो पहले बीज को कहीं और उगाया जाएगा और उगाने के बाद फिर इसको ले जा करके इसमें इसको लगाया जाएगा, मतलब गाड़ दिया जाएगा पानी में। और जब ये गाड़ दिया जाएगा तो धीरे धीरे कम से कम 10 दिन में यह पकड़ता है। उसके बाद फिर यह वृद्धि करना शुरू करता है दोस्तों, और गजब का बढ़ता है फिर। और फिर धीरे धीरे अर्थात जस जड़ नीचे फैलती जाएगी, पानी और खाद मिलता जाएगा, वैसे वैसे खेत हरा भरा एकदम आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, और फिर यहीं से धान का, जी हाँ दोस्तों, विकास होता है। आपको जानना चाहिए धान की खेती विश्व में सबसे ज़्यादा भारत में ही की जाती है, लेकिन याद रखिएगा चीन के बाद धान के उत्पादन में भारत का स्थान है। किसके बाद, चीन के बाद। लेकिन आपको ये बता दें दोस्तों, प्रति हेक्टेयर उत्पादन के मामले में, प्रति हेक्टेयर उत्पादन के मामले में जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है ना दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया गजब का स्थान रखता है। कहने का मतलब प्रति हेक्टेयर मतलब 1 हेक्टेयर भूमि के उत्पादन में सर्वाधिक जो धान उत्पादित करता है वह आपका ऑस्ट्रेलिया करता है। कौन करता है, ऑस्ट्रेलिया करता है। तो यहाँ से भी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। लेकिन भारत में जो सबसे ज़्यादा कोई के मतलब, जी हाँ दोस्तों, फसल है, भारत के अत्यधिक भूमि को कवर्ड करती है, मतलब बोई जाती है, वह आपके नहीं कौन सी फसल है, धान की ही फसल है। तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है वह आपके मनीला में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, मनीला में है। और मनीला कहाँ की राजधानी है, तो फिलीपींस की राजधानी है। दोस्तों आपने रमन मैग्सेस अवार्ड का नाम सुना होगा। ठीक है, रमन मैग्सेस अवार्ड, जिसे एशिया का क्या कहा जाता है दोस्तों, नोबेल कहा जाता है। जिसे एशिया का क्या कहा जाता है, नोबेल कहा जाता है। उसका संबंध कहीं और से नहीं दोस्तों, यहीं से है, और कहीं से नहीं, यहीं से है। तो आप यहां से भी बात समझ सकते हैं। तो दोस्तों इसको नोट कर लीजिएगा। जबकि केंद्रीय चावल अनुसंधान है, जी हाँ दोस्तों, केंद्र का जो मेन पार्ट है वो कहाँ पर है, उड़ीसा के कटक में है। उड़ीसा के क्या है दोस्तों, कटक में है। ध्यान से समझते जाना, कितना शानदार प्रश्न छिपा हुआ है। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात बताता है। कहता है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में है, लेकिन भारतीय चावल अनुसंधान संगठन कहाँ बनाया गया, मतलब संस्थान कहाँ है दोस्तों, वह आपके हैदराबाद पार्ट में है, जो तेलंगाना में है। कितना गजब का प्रश्न है। इसको आप बारीकियों को अगर नहीं पकड़े ना तो सच में आंसर गलत कर सकते हैं आप लोग। तो केंद्रीय अनुसंधान चावल जो है आपका वो कटक है। और कटक कहाँ है दोस्तों, उड़ीसा में है। जो इसकी आधारशिला रखी गई है ना, वह कब रखी गई है, तो जुलाई 1946 ईस्वी में रखी गई है। कहाँ रखी गई है, जुलाई 1946 ईस्वी में रखी गई है। तो यहाँ से भी बातें आप देख सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, क्या कहा जाता है कि तमिलनाडु में धान कटाई के समय के बाद या समय में जब चल रही होती है तो क्या होता है, एक त्योहार मनाया जाता है जिसको हम लोग पोंगल के नाम से जानते हैं। क्या उत्सव होता है दोस्तों, बहुत मजा आता है। इस समय अगर आप चलेंगे ना तो भारत के अलग अलग कोनों में इतना गजब गजब के मेले, इतने अच्छे अच्छे त्योहार होते हैं जिससे आपको अपनी संस्कृति मतलब देखने को मिलेगी। भारतीय संस्कृति, जो लोग वहाँ हैं एक ही रंग रूप के कपड़े
कहीं कहीं आपको असम हन में चले चलिए, केरल हन में आप चले चलिए तो बड़ा अच्छा मनमोहक दृश्य देखने को मिलता है। दोस्तों मैं आपसे निवेदन करता हूँ जब भी आपको खाली समय हो आप पर्यटन पर जरूर जाएं, ठीक है। पर्यटन में जाने से क्या होता है, पहली बात तो आपके मानसिक तनाव दूर होते हैं। दूसरी बात क्या होता है दोस्तों, आपको कुछ चीजें जानने की क्षमता होती है, आप उसके बारे में जानते हैं तो जो चीजें हम पास में करीब जा करके देखेंगे वह कभी नहीं भूलती भाई, कभी नहीं भूलती है। तो यहाँ से भी देख सकते हैं तो पोंगल मनाया जाता है कहाँ पर, तमिलनाडु में, जबकि केरल में ओणम मनाया जाता है और आपका असम में बिहू या फिर इसको दीफू के नाम से भी जाना जाता है, बिहू उत्सव मनाया जाता है। धान की प्रमुख किस्में कौन कौन सी हैं, तो धान की प्रमुख किस्में बासमती है, मंसूरी है, ताईचुंग है, अर्जुन है, कृष्णा है, जया है, रत्ना है, कावेरी है, खंडा है आदि है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जैसे बासमती चावल, चावल तो ऐसे ऐसे हैं कि दोस्तों अगर आप चावल बना रहे हैं अपने घर में ना तो पड़ोसी भी जान जाए कि धान मतलब चावल बन रहा है, इतना सुगंध देता है। और छत्तीसगढ़ का जो सिकंदराबाद है आपका याद रखिएगा, इसके लिए बिलासपुर, आपका सिकंदराबाद, ये सब बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध, मतलब बिलासपुर को तो मैं जानता हूँ बहुत ज़्यादा चावल के लिए जाना जाता है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा नहीं चावल का कटोरा कहा जाता है, ये जानना चाहिए आपको यहाँ पर। तो इस तरह दोस्तों यहाँ से भी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो बासमती है, मंसूरी है, ये उच्च कोटि की चावल माने जाते हैं, मतलब ज़्यादा लोग जानते हैं, मतलब फेमस है और ज़्यादा इसका भोग भी करते हैं। तो इस तरह आपको जानना चाहिए। आगे क्या करते हैं दोस्तों, गेहूं फसल है, व्हीट है, देखते हैं। कहते हैं विश्व में गेहूं के उत्पादन में चीन प्रथम स्थान रखता है, चावल के उत्पादन में भी चीन का प्रथम स्थान है, याद रखिएगा। उसके बाद अपना भारत है, उसके बाद क्या है, अपना भारत है। दोस्तों जैसे जैसे हम पड़ोसी हैं, अगर वो क्षेत्रफल और जनसंख्या में बड़ा है तो हम भी दूसरे स्थान पर हैं। उसी तरह जो विश्व की प्रमुख फसलों में से मतलब चावल है और गेहूं है, उसमें भी हम लोग पहले और दूसरे स्थान पर ही हैं। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि भारत दूसरा स्थान है। हरित क्रांति का सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा है वह गेहूं पर पड़ा है और इसके बाद आपका नहीं धान पर पड़ा है, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद आपका धान पर पड़ा है, ये प्रश्न बन चुका है। हरित क्रांति में क्या हुआ था दोस्तों, हमने आपको बताया था कि इसमें रासायनिक खाद का प्रयोग करना शुरू किया गया था कंपोस्ट खाद के स्थान पर। गेहूं के लिए तापमान की जरूरत कितना होती है दोस्तों, जब इसकी बुआई होती है तो उस समय 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान की जरूरत होती है। लेकिन जब इसकी कटाई होती है तो 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस की क्या होती है, आवश्यकता होती है। जबकि वर्षा आपकी 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर के मध्य होना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ से भी बातें आपको समझना चाहिए। आगे क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। जी हाँ दोस्तों, फिर पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य आपके स्थान रखते हैं। आगे आ गया दोस्तों बाजरा। बाजरा ये देखिए दोस्तों, इस समय आपका जैसे ठंडी का सीजन चल रहा होगा तो आप देखे होंगे कि बाजरा की कटाई भी होती है। क्या होती है, बाजरा की कटाई होती है और बाजरा की बाली जो आपको याद रखिएगा, बाजरा खाने में ये जो ठंड का महीना होता है वो बहुत मज़ेदार होता है। ठंडे महीने में इसको खूब खाया जाता है। लेकिन बाजरा जो है मोटे अनाज में आता है, किस में आता है, मोटे अनाज में आता है। और प्रश्न अगर कभी जिंदगी में आपसे पूछ ले कि बाजरा में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है दोस्तों, तो कैल्शियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। और यह कैल्शियम आपकी हड्डी को मजबूती
मजबूती देने में, कैल्शियम जो है आपकी हड्डी को मजबूती देने में अहम रोल अदा करता है। आप देखे होंगे जब कैल्शियम की कमी होती है, फास्फोरस की कमी होती है वृद्धा अवस्था में, तो जैसे ही कोई वृद्ध क्या होता है, थोड़ी सी भी ऊंचाई से गिरता है तो तुरंत हड्डी टूट जाती है। यही कारण है, आपको जानना चाहिए। तो इसीलिए ठंडी के दिनों में ज़्यादा लोग बाजरा खाते हैं ताकि कैल्शियम ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्राप्त हो सके। दूसरी बात क्या होता है, बाजरा का सेवन करने से बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपका नहीं क्या है, लीवर संबंधी प्रॉब्लम बनती रहती है दोस्तों, वहाँ से भी यह लाभदायक पहुँचाता है। ठीक है, खाने में याद रखिएगा नहीं, जो लोग खाते हैं उसका ये बहुत मज़ेदार होता है, बहुत अच्छा खाने में आता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो कहने का मतलब ये है। अब देखिए दोस्तों, इसकी गणना मोटे अनाज पर की जाती है। चलिए दोस्तों, वर्षा के लिए कितना समय चाहिए, मतलब 50 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। तापमान इसके लिए 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस चाहिए। और राजस्थान प्रथम स्थान रखता है बाजरा के उत्पादन में। लेकिन दोस्तों ये मत सोचना कि राजस्थान ही है, अपना उत्तर प्रदेश भी है, आता है दोस्तों दूसरे स्थान पे। जी हाँ दोस्तों, आपका नहीं पड़ोसी राज्य बिहार भी अच्छा स्थान रखता है। तो कहने का मतलब ये आपको पता होना चाहिए कि बाजरा के लिए। आगे है दोस्तों मक्का। मक्का याद रखिएगा दोस्तों, महंगा बिकता है। ये मत सोचिए कि मक्का इतना आसान बिकता है। मक्का के लिए महाराष्ट्र प्रसिद्ध है। मक्का के लिए क्या है, महाराष्ट्र प्रसिद्ध है। तो देख लेते हैं दोस्तों, इस फसल के लिए नाइट्रोजन युक्त जलोढ़ मृदा की जरूरत होती है। ठीक है, नाइट्रोजन युक्त जलोढ़ मृदा, तो जलोढ़ मृदा तो उत्तर प्रदेश में है, तो जलोढ़ मृदा सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में है। फिर इसके बाद आपका पंजाब, हरियाणा, बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, असम, ठीक है, ऐसे क्षेत्रों में भी क्या है दोस्तों, आपकी जलोढ़ मृदा है। लेकिन यह नहीं कि सिर्फ जलोढ़ मृदा में, काली मृदा में भी अच्छा खासा मक्का की खेती की जाती है। तो आपको बता दें दोस्तों कि इसके लिए जो वर्षा होती है वह 50 सेंटीमीटर से कितना होती है दोस्तों, 30 सेंटीमीटर के बीच ही चाहिए। लेकिन जो आपका तापमान है वह थोड़ा इसको ज़्यादा चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि जो मक्का के अंदर जो बीज होती है वह बड़ी बड़ी होती है, मोटी होती है, और इसमें ऊपर से परत होती, कवर्ड होता है, तो इसीलिए तापमान थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के मध्य तापमान होना चाहिए। आगे देखिए दोस्तों, गन्ना, शुगर। ठीक है, तो दोस्तों जो शुगर केन है, गन्ना है, गन्ना विश्व में सर्वाधिक ब्राजील में उत्पादन होता है। विश्व में कहाँ, सर्वाधिक ब्राजील में होता है। लेकिन दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि क्यूबा को मतलब चीनी का कटोरा कहा जाता है, चीनी का कटोरा कहा जाता है। भारत में चीनी का कटोरा आपका उत्तर प्रदेश है। भारत में आपका चीनी का कटोरा अगर कोई है तो वह उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के बाद गन्ना के उत्पादन में महाराष्ट्र राज्य का स्थान आता है। किसका, महाराष्ट्र राज्य का स्थान आता है दोस्तों, याद रखिएगा। थोड़ा हमारे देश में गन्ना को लेकर के याद रखिएगा, कहीं ना कहीं लापरवाही बरती जाती है। कहने का मतलब जब गन्ना की कटाई होती है तो पास में जल्दी जल्दी मिलें नहीं हैं। जब चीनी मिलें नहीं होंगी दोस्तों तो गन्ना कटने के बाद आप जानते गन्ने में रस होता है, अगर 2 दिन भी ऐसे खुले में रखा रहा है तो समझो इसका बहुत वजन घट सकता है और नुकसान किसानों को हो सकता है। तो इस तरह आप यहाँ से भी बातें समझ सकते हैं, इसलिए आप यहाँ से भी क्या है बातें समझ सकते हैं बहुत शानदार तरीके से। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि गन्ना हमारा क्या है, बहुत शानदार है। ठीक है, तो ब्राजील के बाद दूसरा स्थान भारत का गन्ना में मामला है। ठीक है, आगे देखिए, चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। लेकिन यूरोपीय कंट्री जो देश है वो चीनी कैसे बनाती है दोस्तों, तो चुकंदर से बनाती हैं। चुकंदर आप लोग देखे होंगे, खाए होंगे, तो चुकंदर से बनाती हैं, ये जान लीजिएगा। वर्षा इसके लिए 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर, जबकि तापमान इसके लिए 20 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत होती है। भारत में सर्वाधिक गन्ना
उत्तर प्रदेश राज्य करता है, इसके बाद महाराष्ट्र जैसे राज्य का स्थान आता है। लेकिन दोस्तों आपको बता दे, ठीक है, कि बहुत शानदार बात क्या है कि गन्ने में एक बीमारी होती जिसको रेड रॉट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? रेड रॉट कहते हैं। आप जब गन्ने को छीलेंगे तो देखेंगे गन्ने के अंदर लाल लाल क्या है दोस्तों, धारियां पड़ी होती है, उसी को रेड रॉट कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? रेड रॉट कहते हैं। वो बीमारी है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। आगे क्या है दोस्तों? कपास की खेती है। कपास को कॉटन कहा जाता है इंग्लिश में। काली मिट्टी इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तापमान जो चाहिए वो 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के मध्य चाहिए तापमान। और वर्षा जो है 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक होनी चाहिए। जो कपास का सर्वाधिक उत्पादन करता है वह महाराष्ट्र करता है और दूसरा स्थान आपके गुजरात का बनता है। दूसरा स्थान किसका बनता है? गुजरात का बनता है। तो यहां से भी बातें आप समझ लीजिएगा। रोपण कृषि, चाय, ठीक है ना दोस्तों? चाय देखिए, भारत की प्रमुख पेय फसल कौन सी है? चाय है। भारत की प्रमुख पेय फसल कौन सी है? क्या है दोस्तों? चाय है। आपको बता देते हैं दोस्तों, एक बौद्ध धर्म का नाम आपने सुना होगा, जो याद रखिएगा आपका बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की प्रमुख पेय पदार्थ जो है वह चाय ही है। बौद्ध धर्म की प्रथम पेय पदार्थ जो है वो चाय ही है। इसीलिए बौद्ध धर्म के जो भिक्षु होते हैं सुबह उठते ही चाय का बहुत ज़्यादा उनको ज़रूरत होती है। साथ ही साथ बौद्ध भिक्षु आपको देखेंगे, अगर भारत के आसपास जितने भी देश हैं वह ज़्यादा से ज़्यादा शीत क्षेत्र में ज़्यादा निवास करते हैं। तो जो लोग शीत क्षेत्र में रहते हैं उनको लिए गर्म की आवश्यकता तो होती है, इसीलिए चाय की ज़्यादा से ज़्यादा एक थिंक है, एक मतलब सोच है, एक विकास करना पड़ता। अगर आप इतना सोचते हैं तो समझ में आता होगा कि हाँ ठीक है दोस्तों आपका। लेकिन चाय जो मूल पौधा है वो चीन का है। चाय मूल पौधा कहाँ का है? चीन का है। लेकिन विश्व में आपको बता दें सर्वाधिक चाय चीन ही उत्पादन करता है। लेकिन उच्च कोटि की जो चाय की गुणवत्ता वाली भारत में, याद रखिएगा दोस्तों, स्थान है। उच्च कोटि की चाय भारत उत्पादन करता है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, भारत की प्रमुख पेय पदार्थ है। यह उष्णकटिबंधीय फसल है। ये कैसी है? उष्णकटिबंधीय, मतलब इसके लिए तापमान की जरूरत होती है। और जो चाय हमें प्राप्त होती है वो पत्तियों से प्राप्त होती है। किससे? पत्तियों से प्राप्त होती है। चाय में जो महिलाएं हैं वो बहुत ज्यादा कार्यरत है। वस्त्र उद्योग के बाद जो सर्वाधिक महिलाएं किसी में कार्यरत हैं तो वह आपका चाय उद्योग में ही है। कहने का मतलब चाय में ही है। चाय की पत्तियों से प्राप्ति होती, उसी पत्तियों को सुखा करके प्राप्त किया जाता है। चाय के उत्पादन में असम राज्य अग्रणी है। लेकिन दार्जिलिंग जिला जो है चाय की उच्च गुणवत्ता वाली चाय के उत्पादन में जाना जाता है। जो पश्चिम बंगाल का एक जिला है दार्जिलिंग है, जहां से नक्सलवाद की शुरुआत हुई थी, अगर आपको पता हो तो, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं है। तापमान क्या होता है दोस्तों? इसके लिए 24 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस की जरूरत होती है। 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस की जरूरत होती है। जबकि वर्षा 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर। दोस्तों ये प्रश्न आ चुका है, इसीलिए यूपीएसआई के जो भी भाई हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं या बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप लोग इन प्रश्नों को पकड़ना सीखिए। अब आपसे ये प्रश्न जल्दी नहीं पूछा जाएगा कि गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। वह जान चुका कि उत्तर प्रदेश है, आप भी जानते हैं। अब दूसरा पूछेगा कि वह दूसरा राज्य कौन सा है जो गेहूं का उत्पादन करता है, या फिर क्रम में लगाने को पूछ लेगा, या फिर दोस्तों गेहूं की किस्मों के बारे में पूछ लेगा। ऐसे प्रश्न अब आपसे पूछे जाएंगे जो आपके लिए भ्रमित करेंगे, ठीक है। सर्वाधिक उत्पादन करने वाला चीन है, फिर इसके बाद भारत का स्थान आता है, और भारत में जो है दोस्तों वह असम का है। लैटेराइट मृदा चाय के उत्पादन के लिए बहुत प्रमुख मानी जाती है। और यह जो फसल की जाती है चाय की, वह ढालदार, जी हाँ दोस्तों, ढालदार जो पहाड़ियां होती हैं ना, या फिर खेत होते हैं, उन्हीं पर की जाती, क्योंकि चाय का जो पौधा होता है उसमें पानी नहीं रुकना चाहिए। अगर पानी
ज़्यादा समय तक रुकता है तो पौधा सड़ने के चांसेस आ जाते हैं जड़ों को, और अगर जड़ सड़ती है तो कहने का मतलब नुकसानदेह है। तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों, काफी मूल पौधा है कहाँ का, इथोपिया का। हमने इसको आपको बताया था। सर्वाधिक कॉफी विश्व में ब्राजील उत्पादन करता है, और इसके लिए उसके जो बागान है उसको फजेंडा कहा जाता है। कहवा की जो मंडी है, कॉफी की मंडी है, वो साओ पाउलो है। कहवा का जो बंदरगाह है वो सेंटोस है। ठीक है ना दोस्तों। इसके लिए जो तापमान की जरूरत है वो 15 डिग्री सेल्सियस से कितना, 18 डिग्री सेल्सियस के मध्य होता है, जबकि वर्षा आपको 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर की होती है। दोस्तों जो कहवा या कॉफी की खेती होती है, आपको इसमें क्या होता है दोस्तों, ज्यादा प्रकाश ऐसे क्षेत्र में किया जाता है कि दोस्तों आपको प्रकाश ज्यादा पड़े। ठीक है, प्रकाश ज्यादा पड़े, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कहवा जो कॉफी प्राप्त होती है वो हमको पके हुए बीज, मतलब जब फल पक जाता है तब प्राप्त होता है। प्रथम अग्रणी राज्य जो है कर्नाटक है, इसके बाद केरल और तमिलनाडु का स्थान आता है। किसका नाम आता है, केरल का स्थान आता है, उसके बाद आपका कर्नाटक राज्य का स्थान आता है। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं, यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि चाय के निर्यात में नहीं जिस तरह श्रीलंका प्रथम स्थान रखता है, उसी तरह आपको नहीं कीनिया एक देश है, कहाँ का, अफ्रीका महाद्वीप का, इथोपिया तंजानिया से लगता हुआ पार्ट है दोस्तों। तो जो कीनिया की पहाड़ी है ना दोस्तों, उस पहाड़ी पर क्या होता है, चाय की खेती की जाती है, वो भी पश्चिमी वाले भाग में। तो वहां पर आपको बता दें दूसरा निर्यातक देश बनता है। ये प्रश्न आने की संभावना इसलिए है क्योंकि कीनिया और इथोपिया हमेशा चर्चा में रहते हैं दोस्तों, याद रखने वाली बातें हैं। इथोपिया से तो कई बार प्रश्न आ चुका है ताना झील को लेकर के, लेकिन कीनिया से भी प्रश्न बनता है जब तंजानिया में एक, याद रखना, किलिमंजारो पहाड़ी को लेकर के प्रश्न बनाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, कुछ प्रमुख क्या हैं, फसलों को उत्पादित करने में अग्रणी राज्य है। दोस्तों अभी तक जो प्रश्न पूछे जाते थे वह प्रथम को लेकर के पूछे जाते हैं। तो हमने आपको एक तरफ फसल लिख दिया है, एक तरफ क्या है, राज्य जो प्रथम स्थान रखते हैं, और दूसरी तरफ हमने आपका द्वितीय उत्पादक राज्य भी रख दिया है, कि ताकि आपसे इधर से प्रश्न न पूछ सके। अगर इधर से भी पूछता है तो आप इसका भी उत्तर देने में सक्षम रहें। दोस्तों स्टडी 91 परिवार हमेशा चाहता है कि हमारे जितने भी शिष्य हैं उनका सर्वांगीण विकास हो, ताकि अंदर से वो मजबूत रहे, सोचने समझने की क्षमता जागृत रहे। जब तक आपके पास सोचने की क्षमता नहीं होगी दोस्तों, तब तक आप आज के जो डेट के प्रश्न पूछे जा रहे हैं वह सोच आधारित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सोच आधारित, तो अपने मानसिक सोच को डेवलप कीजिए, और मानसिक सोच तभी डेवलप होगा जब आपके अंदर किसी चीज का प्रेशर होगा। कहने का मतलब पढ़ाई का प्रेशर लीजिए। अब ये नहीं कि तनाव में जिए और पढ़ाई बुक ही ना खोलिए, नहीं, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब एक लक्ष्य निर्धारित करिए, इतने समय में हमें इतनी चीजों को पढ़ना है, ये हमारा। जिस दिन आपको अपने से लग जाए कि आज मेरी पढ़ाई पूर्ण हो गई है और मैं अब सफल हो जाऊंगा, उसी दिन आप सोच लीजिएगा दोस्तों पढ़ाई अब आपकी अच्छी हो गई है। जब तक आपको अपने से ना लगे कि नहीं अभी हमारा कुछ बाकी है, अभी हमें कुछ बाकी है, तो जो बाकी है उसको खत्म करते रहो, मेहनत करते रहो, जिस तरह हम लोग आपके लिए लगे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, नितिन सर भी बहुत ज्यादा, मैं तो नितिन भैया से ही प्रेरणा लेता रहता हूँ। मैं देखता हूँ वो सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं दोस्त, तो मुझे भी लगता है कि मैं भी ना भैया की तरह कर पाऊँ 12 घंटा, तो कम से कम 10 घंटा तो बनता है ना। तो दोस्तों अगर हम 10 घंटा कर सकते हैं तो 6 से 8 घंटा तो आप भी कर सकते हैं ना। अगर 6 से 8 घंटे आप मेहनत करेंगे ना, वादा करता हूं दोस्तों 10 महीना मेहनत कर लीजिए, सफलता निश्चित बंधी हुई है। बस 1 साल आप लोग
लोग मेहनत करिए, जम कर करिए, सफलता मिलेगी। तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे गन्ना है, गन्ना आप कहानी क्या होता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान रखता है गन्ना के उत्पादन में, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर रखता है। चावल आप कहानी दोस्तों, पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान रखता है पूरे भारत में सर्वाधिक, इसके बाद आपके उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान बनता है। ठीक है, अगर देखा जाए तो गेहूं के उत्पादन में यहाँ पर पंजाब का होना जरूरी था, ठीक है, लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिए पंजाब। तो आलू के उत्पादन में आपका उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पर है। अच्छा, आलू को आपको पता होना चाहिए, जो गरीब की पनीर कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, गरीबों की पनीर या मजदूरों की पनीर भी कहते हैं, गरीबों की पनीर कहा जाता है। जहाँ जो सब्जी में डाल दो दोस्तों उसी में मिश्रित हो जाती है, चाहे कद्दू के साथ डालो, चाहे बैगन के साथ डालो, चाहे परवल के साथ डालो, चाहे नेनुए के साथ, चाहे तरोई के साथ, किसी के साथ भी डाल दो, सब में मिश्रित हो जाता है और ज्यादा से ज्यादा लोग इसी को खाते हैं। मसूर क्या होती है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक, मध्य प्रदेश में दूसरा स्थान है। कपास आपका महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है, गुजरात दूसरे स्थान पर। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, इसमें गुजरात पहले स्थान पे आ जाता है। ऐसा कारण क्या है, क्योंकि महाराष्ट्र के जो मतलब गुजरात से लगती सीमा है, वो लोग क्या है, गुजरात की मंडी में ये भाव ज्यादा मिलता है तो उधर बेच देते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए गुजरात में कपास की सर्वाधिक मिलें पाई जाती हैं, ठीक है, यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं, तो ये जानना चाहिए। फिर इधर जैसे मक्का है, मक्का का महाराष्ट्र प्रथम स्थान है, कर्नाटक आपका दूसरा स्थान है। अरहर, अरहर दाल के रूप में प्रयोग की जाती है दोस्तों, तो महाराष्ट्र प्रथम स्थान, कर्नाटक दूसरा स्थान। चना, चना बहुत महत्वपूर्ण है, चना याद रखिएगा मध्य प्रदेश। आपको पता होना चाहिए चना के कारण ही मध्य प्रदेश दालों के लिए जाना जाता है, ठीक है, यही चना सर्वाधिक होता है, तो चने की भी दाल यूज में आती है। अरहर भी होता है मध्य प्रदेश में, ये जान लीजिए आप लोग। मसूर का भी पार्ट होता है। तो जो ये दाल वाली चीजें, जैसे दाल किसकी किसकी बनती है दोस्तों, अरहर की बनती है, मसूर की बनती है, उड़द की बनती है, ठीक है, मूंग की बनती है, फिर उसके बाद मटर की बनती है, अरहर की बनती है। तो कहने का मतलब ये सब चीजों की जो दाल बनती है उसमें आपको पता होना चाहिए। महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर। सोयाबीन, सोयाबीन सर्वाधिक प्रोटीन युक्त, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर, राजस्थान तीसरे स्थान पर है। कहवा या कॉफी, कर्नाटक पहले स्थान पर है, केरल क्या है दोस्तों, दूसरे स्थान पर है। केरल किस स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। सूरजमुखी, क्या बात है दोस्तों, सूर्यमुखी का आयल आता है, बहुत सारे लोग लगाते भी हैं, आप देखे होंगे दोस्तों। तो सूर्यमुखी आयल है जो है दोस्तों, उसके लिए कर्नाटक प्रथम स्थान है, उड़ीसा दूसरा स्थान है। सरसों, सरसों का भी तेल आपको जानना चाहिए, समस्त महंगाई में जो सबसे ज्यादा तेल महंगा होता है वो सरसों का होता है, क्योंकि ये बहुत है खाने में उपयोगी। शुद्ध सरसों का आयल अगर मिल जाए दोस्तों तो खाने के लिए बहुत उपयोगी होता है। सरसों में राजस्थान प्रथम स्थान, हरियाणा दूसरा स्थान और उत्तर प्रदेश आपका तीसरा स्थान रखता है, नोट कर लीजिएगा। बाजरा, बाजरा के उत्पादन में राजस्थान पहला है, उत्तर प्रदेश दूसरा है, फिर बिहार का स्थान आता है। जूट, जूट के उत्पादन में पश्चिम बंगाल अग्रणी है, बिहार आप कहनी, जी हाँ दोस्तों, दूसरा स्थान पर है। ये प्रमुख है क्या है दोस्तों, कृषि अनुसंधान केंद्र हैं, इस पर भी हम लोगों को बात करनी चाहिए। और जो भी छात्र छात्रा हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए बहुत शानदार है। अच्छा, केंद्रीय चावल अनुसंधान कटक में है, जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय कपास अनुसंधान नागपुर में है, ठीक है, राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में है, भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपके बहुत महत्वपूर्ण बन रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान संस्थान जोरहट में है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान कहाँ है, तो चिकमेलूर में है। और आपका राष्ट्रीय रबड़ अनुसंधान है कोट्टयम में है, ठीक है।
लास्ट स्लाइड है दोस्तों, इसके बाद अपनी क्लास को यहीं पर रोकेंगे और फिर हम मिलेंगे अगली क्लास में। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो राजमुंद्री में है, बहुत शानदार है। केंद्रीय नारियल अनुसंधान है तो कासरगोड में है दोस्तों। और फिर आपकी भारतीय दलहन अनुसंधान है, कानपुर इसके लिए प्रसिद्ध है। कौन? कानपुर प्रसिद्ध है। केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र पूनम में है। और आपका नहीं दोस्तों, पूना में केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र देहरादून में है। ठीक है, देहरादून में है। तो इस तरह आप यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, तो इनको भी आप देख सकते हैं। यह था आज का हमारा पूरा सेशन। आप सभी लोग हमारे साथ इतनी देर तक जुड़े रहे, ये आपका स्नेह और प्यार है। आगे भी इसी तरह अपना स्नेह प्यार हम पर बनाए रखिएगा। और दोस्तों, जाते जाते आपसे निवेदन है कि पढ़ाई मन लगा कर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जय हिंद दोस्तों।